हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं वो हम इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना सीखा था। देखिए, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमने सेल्स से जितना अमाउंट रिसीव किया है या सेल्स या डेटर से हमने जितना अमाउंट रिसीव किया है उसमें से हमने जितने पेमेंट्स किए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के वो हम माइनस कर देते हैं। परचेज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए जो भी हमने लिए हैं खर्चे वो हम माइनस कर देते हैं। तो वो था क्या, डायरेक्ट मेथड। अभी हम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि नेट प्रॉफिट जो हमारे पास कैलकुलेटेड होता है उस नेट प्रॉफिट से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करते थे हम, डायरेक्ट हमने सेल से कितना जनरेशन किया है और हमने परचेज के लिए कितना पेमेंट किया है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कितना पेमेंट किया वो माइनस कर देते थे, तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकल जाता था। अब हम क्या करेंगे, हमारे नेट प्रॉफिट के बेस पे जो हमारा नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है उससे हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, तो उससे आपको करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और वो भी कौन सा, बिफोर टैक्स वाला। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L, आपके P&L का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम लिखेंगे और उसमें से ओपनिंग बैलेंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। आपको करंट ईयर का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन होगा। ठीक है, आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन मतलब उसमें से कुछ चीज़ें हमने माइनस कर रखी है, जैसे डिविडेंड पेड कर दिया, टैक्स पेड कर दिया, तो वो आफ्टर टैक्स और एप्रोप्रिएशन होता है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें वो एप्रोप्रिएशन वापस ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी हमने एप्रोप्रिएशन किए हैं प्रॉफिट में से, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ठीक है, और प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो ये चीज़ें अगर हमने पेड की है या हमने ट्रांसफ़र की है तो उसे वापस ऐड कर दो। ठीक है, और इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो हमें लेस करना पड़ेगा क्योंकि वो हमने ऐड कर रखा होगा। तो वो करने के बाद हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। और इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो की कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, फिर आपको बनाना है स्टेटमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। फिर हमने जो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया है उससे हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमने कितना कैश फ्लो या कितना कैश जनरेट किया वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऊपर लिख देंगे हम, उसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस। जो भी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे उन्हें ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क राइट ऑफ, अगर उसको हमने रिटर्न ऑफ किया है गुडविल को, पेटेंट को और ट्रेडमार्क को, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, अगर हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स एंड इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। तो ये सारे एक्सपेंसेस कैसे हैं, नॉन ऑपरेटिंग, और डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश। ठीक है, तो ये सारे हमारे बिजनेस से मतलब बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कम रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कर देते हैं वापस, क्योंकि हमने जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो P&L बनाया था, तो P&L बनाते टाइम हमने इन सबको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जबकि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो इन्हें हमें वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इन्हें ऐड करना है। फिर लेस करना है आपको क्या, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर इनकम, नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग
इनकम हमें क्या करनी है, वापस लेस करनी है, क्योंकि वो हमने नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए ऐड की थी, तो उसे हमें वापस क्या करना है, लेस करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या रिसीव होगा, इसके बाद हमें रिसीव होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या रिसीव होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम कैलकुलेट कर, ये जो आएगा उसे हम नाम दे देंगे। ठीक है, इस टाइप का स्टेटमेंट हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी बनाया था, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम उसमें क्या लिख देते थे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है, लेकिन है कौन सा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब हमने इसमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट कैसे करना है, आपको एडजस्टमेंट करना है, ऐड तो आपको क्या करना है, डिक्रीज इन करंट असेट्स, करंट असेट्स में अगर डिक्रीमेंट होता है तो आपको ऐड करना है, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी में इंक्रीमेंट होता है तो उसे आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से अच्छे से ध्यान में रखनी होगी कि करंट असेट्स का डिक्रीमेंट और करंट लायबिलिटी का इंक्रीमेंट ऐड होता है, और लेस होगा इंक्रीमेंट इन द करंट असेट्स और डिक्रीमेंट इन द करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये आप उसको कैसे याद रखोगे, DI यहाँ पे CA और CL। ठीक है, और ID और यहाँ पे CA और यहाँ पे CL, समझ में आ गया, मतलब पीछे तो आपको CA और CL ही रखना है, और यहाँ पे I और D लेस होंगे, इंक्रीज डिक्रीज लेस होंगे, और यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज ऐड होंगे। ठीक है, इसको आपको ट्रिक वाइज थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद आप जो अमाउंट कैलकुलेट होगी उसे आप क्या कहोगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसे हम क्या कहेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर उसमें से हम लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, हमें इनकम टैक्स पेड माइनस करना है। ठीक है, फिर हम करेंगे, फिर जो आएगा उसे हम नाम देंगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है फॉर एग्जांपल आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है, या फिर आपको कोई लॉस के लिए कुछ अमाउंट कंपनसेशन मिला है, कैसे जैसे बिजनेस में कोई हादसा हो गया था या कोई ऐसी घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से आपको गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन मिला है या कुछ क्लेम मिले हैं इंश्योरेंस के, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, तो वो आपको इसमें ऐड लेस करने हैं। ठीक है, अगर आपने पेमेंट किया है उसके लिए तो लेस करना है, और अगर आपको रिसीव हुआ है तो उसे आपको ऐड करना है। ठीक है, फिर ये क्या आएगा, आपके नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी कैलकुलेट होगा वो कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये नेट कैश यूज़ भी हो सकता है अगर आपके माइनस में आ जाए तो। ठीक है, अगर अमाउंट माइनस में आती है तो वो नेट कैश यूज़ आ जाएगा। क्लियर, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, ये जो डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है किसके लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। बाकी जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटीज़ के लिए तो एक ही मेथड है। ठीक है, सिंपली एक ही मेथड है, मतलब एक ही उसका सिस्टम है, उसको एक ही मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड है किसके लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो हमने दोनों ही मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन सीख ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज़ की तरफ। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेट रखती है, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट, मतलब स्पेशली रिलेट टू द असेट साइड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस की बैलेंस शीट का जो भी असेट साइड होगा, जिसमें जो हमारे असेट्स और इन्वेस्टमेंट होंगे उससे रिलेट रखने वाली एक्टिविटी है ये। ठीक है, तो इससे हम कैश फ्लो की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए भी आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, और इसमें आपको अगर आपने कोई फिक्स असेट्स का परचेज किया है तो परचेज को आपको माइनस में लिखना है।
ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है तो वो भी माइनस में लिखोगे, और नॉन ऑपरेटिंग करंट असेट्स, कोई नॉन ऑपरेटिंग करंट असेट्स हो और वो भी अगर आपने परचेज किया है तो उसे भी आपको माइनस में लिखना है, ठीक है। और अगर आपने सेल किया है फिक्स असेट्स का तो प्लस में आएगा, क्यों? क्योंकि आपको कैश रिसीव हुआ है। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो उसको भी आप प्लस में लिखोगे। और सेल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग करंट असेट्स, अगर आपने कोई नॉन ऑपरेटिंग करंट असेट्स को सेल किया है तो वो भी अमाउंट आपने रिसीव की है, इसलिए उसे आप प्लस में लिखोगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आपने कैश को यूज़ किया है तो आप माइनस में, और अगर आपने रिसीव किया है तो वो प्लस में लिखोगे, ठीक है। मतलब किसी से रिसीव होता है किसी ट्रांजैक्शन से तो उसे आप प्लस में लिखोगे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव मतलब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है प्लस में। फिर डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड अगर आपको रिसीव होता है तो वो भी आपको लिखना है प्लस के अंदर, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीज़ें जो होती है ना, डिविडेंड रिसीव और इनकम, ये इंटरेस्ट रिसीव, ये जो रिसीव वाले होते हैं ना वो आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर ये पेड होते ना दोनों तो वो किस में जाते? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो रिसीव है तो हमने प्लस में लिख दिए। इसके बाद आप इसकी फाइनल क्या करोगे? टोटल करोगे। टोटल पूरी करने के बाद आपके प्लस में या माइनस में आ सकती है टोटल। उस टोटल को हम क्या कहेंगे? नेट कैश फ्लो या नेट कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से निकालने का पूरा आपके फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, कुछ मिसिंग फिगर्स होते हैं। जैसे हमें फिक्स असेट्स कितना परचेज किया, कितना सेल किया, ये कैलकुलेट करने के लिए कई बार फिक्स असेट्स का अकाउंट भी बनाना पड़ जाता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हम एडजस्टमेंट जो है वो अकाउंट के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ चीज़ें। तो वो हम क्वेश्चन करेंगे तब सीखेंगे कि कैसे करते हैं उसे कैलकुलेट। फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है नेक्स्ट हमारी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो के कैलकुलेशन के लिए भी आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और वो स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी आप ऊपर हेडिंग लगा दोगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और वो कैलकुलेट होगी आपके इस तरीके से। जैसे ये आपसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो किससे रिलेट रखती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट रखती है बिजनेस की कैपिटल से, ठीक है। कैपिटल और जो भी लोन और बोरोविंग्स ले रखे हैं बिजनेस ने उससे रिलेट रखती है। तो उससे रिलेशन में अगर आपको कोई रिसीव हुई है, कोई अमाउंट, कोई प्रोसीड्स हुई है तो उसे आप प्लस में लिखोगे, और आपने अगर कोई पेमेंट किया है तो उसे आप कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में माइनस में लिखोगे, ठीक है। अब देखते हैं जैसे हम किस किस से प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे हमने शेयर कैपिटल इशू की, तो शेयर कैपिटल इशू की तो बिजनेस के पास पैसा आया तो हमने उसे प्लस में लिखा। इशू ऑफ डिबेंचर, हमने डिबेंचर इशू किए तो डिबेंचर इशू करने से भी हमें प्रोसीड्स हुई तो उसे भी हम प्लस में लिखेंगे। और लॉन्ग टर्म लोन या कोई बोरोविंग लिया है बिजनेस ने तो इससे भी हमें क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, रिसीव होगा, तो उसे भी हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। और एक है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट वैसे तो आता है करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, लेकिन अभी क्योंकि कुछ चेंजेस हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में तो इसकी वजह से बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर डाला गया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में अगर इंक्रीमेंट होता है तो मतलब आपके पास कैश रिसीव हुआ आपको तो उसे भी आप प्लस में लिखोगे, ठीक है। फिर देखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया तो इसके लिए आपको कैश का पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करोगे तो उसको आपको ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का रिडम्पशन किया तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट आपको ब्रैकेट में शो करनी है। फिर चलते हैं रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स और लोन का अगर आपने रीपेमेंट किया है तो वो भी आप ब्रैकेट में शो करोगे, ठीक है। फिर रीपेमेंट ऑफ द फाइनेंस लीज लायबिलिटी, अगर कोई बिजनेस की फाइनेंस लीज लायबिलिटी है तो उसका भी अगर आप रीपेमेंट करते हो तो वो भी आपको ब्रैकेट में शो करनी है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट का पेमेंट किया आपने, फिर डिविडेंड का पेमेंट किया। इंटरेस्ट का पेमेंट हम किस पे करेंगे? लोन के ऊपर या फिर डिबेंचर के ऊपर, ठीक है। और डिविडेंड का पेमेंट किस पे करेंगे? शेयर कैपिटल पर, ठीक है। तो ये दोनों पेमेंट भी हमारे फाइनेंसिंग पेमेंट है तो ये भी इसमें आएंगे दोनों पेमेंट और माइनस में आएंगे, ठीक है। फिर इनकी हम और एक और है डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट में डिक्रीमेंट होता है तो वो भी हमें यहाँ पे माइनस में लिखना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? इन सब की
फाइनल टोटल करोगे। फाइनल टोटल करने के बाद आपको टोटल रिसीव होगी, वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अगर वो प्लस में होती है तो हम उसे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। और अगर वो माइनस में होती है तो इसे हम क्या कहेंगे, नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक फॉर्मेट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इसका पूरा क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। और बाकी जो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।